Hello everyone. Okay, here is our next topic in our chapter, that is gravitation. ठीक है, ग्रेविटेशन में हमारा सेकंड टॉपिक, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये दोनों लगभग एक ही चीज है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। बस ऐसा हो सकता है आप लोगों को कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जब बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट प्लैनेट्स, स्टार, सन, मून, इस तरीके से बात करी जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चीज के लिए डिफाइंड है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चीज के लिए डिफाइंड है, हर जगह डिफाइंड है। ठीक है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने के बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज जी, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m बाय r स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला यही होता है, दैट इज g इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही होता है जनरल फॉर्मूला, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का भी यही जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इसको सिंपल शब्दों में बोले, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी इन द ग्रेविटी ऑफ एनी बिग मास। ग्रेविटी बिग मास में जो हमें मोशन एक्सेलरेशन मिल रहा है, दैट इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं, द acceleration due to gravity, acceleration due to motion of the body in the gravity is termed as acceleration due to gravity. It is denoted by the small g. It is given by g equals to gm by r square, है ना। तो हम जानते हैं कि हम लोग ग्रेविटी में हैं, तो हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला है हम लोगों ने। ठीक है, और ये भी एक एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक फोर्स जो लग रहा है F इक्वल्स टू mg। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, किसी ग्रेविटी में लगा और किस मास पे लग रहा है, स्मॉल मास पे लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा वो वाला फोर्स। ठीक है, और ना एक और बात मैं जानता हूं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है वो क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, या फिर हमने बोला था जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो जिसकी वजह से लग रहा है वो कैपिटल एम हो जाएगा। वो जनरली एक प्लैनेट होगा, स्टार होगा, मून होगा, एक हेवनली बॉडी होगी। जो कैपिटल एम में क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से लग रहा है, जिस पे लग रहा है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। जिस पे लग रहा है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम। अब फ्रॉम दिस अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें जी क्या मिल जाता है, ये गिवन है, लिखा है mg इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन है तो एक इट इज ए क्या है, एक वेक्टर है, कोई कहने वाली बात नहीं है, वेक्टर है। ठीक है, नाउ वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज वही एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt माइनस 2,
डायमेंशन क्या हो जाएगा LT माइनस 2 फॉर अर्थ, है ना, हम लोग अर्थ पे रहते तो अर्थ की वैल्यू डिफाइन करना पड़ती। तो आप लोग जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, अर्थ का मास 6 × 10⁻24, अर्थ की रेडियस दैट इज 6400 किलोमीटर, जब यहाँ प्लेस करोगे तो आपको g की वैल्यू मिलेगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर किसके लिए, अर्थ के लिए, किसके लिए है, अर्थ के लिए, ओके। नाउ अब दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये वेरिएबल डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, मतलब ऐसा है कि हम लोग, अब ये कहां पर मैंने निकाला था, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या था g के बराबर। अब मैं अर्थ से कुछ सर्टेन हाइट पर पहुंच गया तो सबसे वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि r क्या हो जाएगा उस वक्त, धरती का रेडियस प्लस h या फिर किसी प्लैनेट का रेडियस प्लस h, तो ये वेरिएबल है। तो वेरिएशन कितनी चीजों से हो सकता है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पहला किससे हो जाएगा, मैं किसी सर्टेन हाइट पर चले गया तो ये g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा धरती के अंदर चले गया, धरती के अंदर चले गया मतलब किसी डेप्थ में चले गया, डेप्थ में चले गया तो अगेन फिर ये r धरती का रेडियस ना होते हुए उस टर्म, वो टर्म होगा, है ना, क्योंकि उस वक्त r कम हो जाएगा और g बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। पर वो देखेंगे हम क्या आएगा, कम नहीं होता है वो, मतलब बढ़ता नहीं, कम हो जाता है, ठीक है, डेप्थ ना। और ये दोनों पार्ट एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये दोनों पार्ट एनसीईआरटी में भी मेंशन है ना। और भी होता है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, अर्थ जो है स्फेरिकल नहीं, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, बल शेप में होता है, तो उसकी वजह से भी चेंज होता है, मतलब इक्वेटर पे कुछ अलग रहेगा और पोल पर कुछ अलग रहेगा ना। एक और रोटेशन ऑफ अर्थ, दो पार्ट एनसीईआरटी मेंशन्ड है, शेप ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ से भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करते हैं, तो हम वन बाय वन से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा हाइट वाला फैक्टर, हाइट वाला फैक्टर है, ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू हाइट h, ठीक है। नाउ ध्यान दो, ये डायग्राम बनाया, ये हमारा कोई प्लेनेट या फिर ऐसा बोलो दिस इज माय अर्थ, ठीक है ना। अर्थ का दिस इज माय रेडियस कैपिटल r e, आई एम कॉलिंग इट एस, और क्या हुआ सर्टेन हाइट h पर मैं चले गया हूँ, ठीक है, सर्टेन हाइट h पर मैं चले गया हूँ, ठीक है ना। मुझे इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो निकालना है, तो जनरल फॉर्मूला तो यही होगा gm/r स्क्वायर, है ना। ना अब मैं ध्यान से इसको सॉल्व करता हूँ, g वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ, मास, धरती का मास इज me, धरती का मास इज me, ये r क्या हो जाएगा re प्लस h, है ना, तो re प्लस h का होल स्क्वायर, g me, मैं re स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ जो g होता है दैट इज, जो g होता है यहाँ लिख देता हूँ, वो GME/RE स्क्वायर होता है, और ये मुझे नॉन क्वांटिटी तो मैं g के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ऑन द सरफेस वाले टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई, 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, ये जी। अब इसको मैं क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, तो जी इक्वल्स टू जी ई 1 प्लस एच बाय आर ई टू द पावर -2, ठीक है। ये इतने एलिमेंट को मैंने क्या करा है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या है, उसको मैंने क्या कर दिया है, जी लिख दिया है ना। आगे चलते हैं, वेयर इज द डस्टर, कपड़ा, व्हाटएवर। Now, using binomial expansion, now ध्यान दें, using binomial expansion जब हमने करा है तो g, पहले binomial expansion लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस x टू द पावर n होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब, और ऐसे ये इंफिनिटी तक जाता है, आगे तक इंफिनिटी तक जाता है, व्हाटएवर ना। यही वाला टर्म्स है हमारा, तो प्लेस कर रहे हैं, ध्यान दो, g इक्वल्स टू GE ब्रैकेट में 1 प्लस n क्या है यहाँ पर, -2 है, तो -2 इंटू x क्या है, h बाय आर ई, और यहाँ पर मैं इसे बोल देता हूँ प्लस -2 -3 n की जगह -2 -3 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर मतलब h बाय आर ई का होल स्क्वायर ना। इसके आगे थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, यहाँ तक तो समझ में आता है, h बाय आर ई है। अब आप देखेंगे h जो होगा ज्यादातर क्या होगा, 100 मीटर होगा, 200 मीटर होगा, और आर ई तो 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ी क्वांटिटी। तो छोटी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बड़ी क्वांटिटी और फिर उसका भी स्क्वायर, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग वाले ये 2 टर्म कंसिडर करूंगा, सिर्फ स्टार्टिंग वाले 2 टर्म कंसिडर करूंगा, फिर वो x क्यूब हो जाता है, तो वो और छोटा, तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को नेग्लिजिबल या फिर नेग्लेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है ना। h बाय आर ई, h 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर ले लो, 2000 मीटर ले लो, ठीक है, पर ये 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा है। किलोमीटर मतलब 6400 इंटू 1000, तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा, उसका भी स्क्वायर, तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बड़ी और न्यूमरेटर की क्वांटिटी छोटी, तो बहुत छोटी क्वांटिटी मिलेगी मुझे यहाँ से, ठीक है। तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग के ये 2 टर्म्स कंसिडर कर रहा हूं, तो g इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाय आर ई, 1 माइनस 2h बाय आर ई। नाउ अगेन एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो है ना अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमने ये वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इससे करेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत ना। मूविंग ऑन टू द अवर नेक्स्ट पार्ट,
वेरिएशन ऑफ ड्यू टू द डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ डी। ना वही हमारा जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा, जनरल फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। अब ये अर्थ है, ठीक है, हाँ इसको ऐसा बोल दो, ये अर्थ है बड़ा वाला, दिस इज माय अर्थ, ठीक है। नाउ मैं कितना आ रहा हूँ नीचे, डेप्थ डी नीचे आ रहा हूँ, दिस विल बी माय सेंटर, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरा तो उस पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ना। मास ऑफ द अर्थ इज, वही हमारा मास ऑफ द अर्थ इज माय एम, इसका मास मैं बोल रहा हूँ ms, ओके। और धरती का रेडियस इसमें अगेन वही r e, धरती का रेडियस इज माय r e। आई एम पुटिंग द वैल्यूज हियर, ध्यान दे g, मुझे किसके लिए निकालना है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल रहा है तो मुझे फिर सिर्फ किस मास के लिए बात करनी पड़ेगी, बाहर वाला थोड़ी नहीं लगाएगा इस पे, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी इतने इतने पार्ट की लगेगी, वो सिर्फ इतने की अंदर वाले की वजह से लगेगी, यस और नो। तो अंदर वाले की वजह से लगेगी GMS अपॉन कितनी दूरी पर है वो धरती के सेंटर से, दैट इज RE माइनस D का होल स्क्वायर। ना धरती जो होती है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, मतलब एक ऐसा बोल सकता हूँ इसे फॉर थ्योरी पर्पस, हम ऐसा ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज ए होमोजीनियस स्फीयर, इट इज ए होमोजीनियस स्फीयर विच मीन्स अर्थ की जो डेंसिटी है हर जगह बराबर है, अर्थ की जो डेंसिटी क्या है हर जगह बराबर है। तो अर्थ की डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन 1 बोल रहा हूँ, अर्थ की डेंसिटी क्या हो जाएगा, me अपॉन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक स्फीयर है तो 4/3 पाई RE का क्यूब। ना इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकालूं अगर मैं ms वाले पार्ट के लिए, तो ms क्या हो जाएगा, उसका मास और उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई RE माइनस D का क्यूब, ठीक है। फ्रॉम हियर आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ms ओवर हियर। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस वाले फॉर्म में, G वाले फॉर्म में लाना है, तो GE वाले फॉर्म में क्यों लेके आ रहा हूं, ये मास ऑफ द अर्थ और ये RE स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्म में जैसे ही मैं me वाला प्लेस करूंगा तो मुझे ये GE मिल जाएगा वहां पर। तो इन द टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस के टर्म्स में मैं निकाल सकूंगा, ठीक है। तो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ms, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ms इन 1, क्या होगा, G इक्वल्स टू G RE माइनस D का होल स्क्वायर। ना ms की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दे, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल आउट, मुझे ms की वैल्यू मिलेगी me इंटू RE माइनस D का क्यूब। तो me RE माइनस D का क्यूब, ठीक है ना। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा GME
आर ई माइनस डी का पावर 1। एक और आर क्यूब भूल गए ना, ये आर क्यूब हमने नहीं रखा, आर क्यूब भी इधर ही आएगा, आर ई क्यूब। ओके ग्रेट, दिस आर ई क्यूब कम्स ओवर हियर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आर ई क्यूब। ठीक है ना, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, आर ई स्क्वायर यहाँ रखा है, और क्यों रखा है, क्योंकि मुझे ये रखना है। क्यों रखा है, क्योंकि मैंने ये रखा। अब एक आर ई बचा, उसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं, तो ब्रैकेट के अंदर डालने के बाद आर ई अपॉन आर ई हो गया 1, और ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इस जी एम ई को क्या रख दूंगा मैं, जी जी ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये रहा मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस विल बी माय रिक्वायर्ड फॉर्मूला, G इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर ई। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आया? ठीक है ना, मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, तो अब बाहर वाले की तो लगेगी नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, तो बाहर वाले का तो कोई मुझे टेंशन है नहीं, बस सिर्फ ये इतने पार्ट की वजह से मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और ऐसा कुछ कैलकुलेट करा है, नोट कर ले प्रॉपर, फिर हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, करें। ठीक है, चलिए ध्यान दें ना, अभी हमने दो डेरिवेशंस करे, हाइट वाला और डेप्थ वाला, जिनके ये वाले फॉर्मूले थे, जी इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, या फिर इसका एक और फॉर्म था जी इक्वल, जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेते थे ये वाला, और जी इक्वल्स टू जी ई 1 माइनस 2h बाय आर ई, है ना, ये कुछ था ना। आप ध्यान से देखेंगे जब दोनों फॉर्मूले को, तो ये जो g आता है ये हमेशा कुछ कम हो रहा है, यहाँ पर ये -1 माइनस 2h बाय आर ई होता है ना, ये वाला पार्ट कम होता है अगर हम हाइट पे जाते हैं। तो अगर मैं धरती से ऊपर जा रहा हूँ, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहा हूँ, तो g कम हो रहा है, तो g कम हो रहा है ना। डेप्थ में अगर देखें तो 1 माइनस जी बाय आर ई, तो अगर डेप्थ में भी जा रहा हूँ, ये माइनस हो रहा है पार्ट, मतलब ये g कम हो रहा है g से। ठीक है, तो जब अगर मैं डेप्थ में भी जा रहा हूँ, तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कम हो रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम कहाँ रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना। अगर मैं देखूं प्रोपोर्शनलिटी g वर्सेस r का, मैं अगर एक ग्राफ बनाता हूं, तो पहले डेप्थ में, मतलब दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से मैं बढ़ रहा हूं बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब तक मैं सेंटर ऑफ अर्थ से जब मैं आर ई पर पहुंचता हूं, मतलब ऑन द सरफेस पे पहुंचता हूं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, देखो ये g ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, d पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मुझे मिलेगा ना। उसके बाद आप अगर देखोगे, ये तो अप्रोक्सीमेशन था, ये था एग्जैक्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो g इस पर डिपेंड कर रहा है 1 बाय h स्क्वायर पर, g किस पर डिपेंड कर रहा है 1 बाय h स्क्वायर पे। तो एक ऐसा हाइपर पैराबोला मिलेगा आपको डिक्रीजिंग ऐसा। ठीक है, क्लियर है ना। हमारा थर्ड पार्ट, सिंपल सी एक बात मैं जो बताना चाहता हूं आपको, कि मैं धरती के ऊपर जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, धरती के अंदर गया तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुआ। मैक्सिमम कहां होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना। हमारा थर्ड पार्ट था ड्यू टू शेप, है ना, वेरिएशन किससे हो रहा था, शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे क्या माना है, एग्जैक्ट स्फेरिकल, एग्जैक्ट स्फेरिकल, पर एग्जैक्ट स्फेरिकल है नहीं। अर्थ इज समवॉट लाइक दिस, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा। दिस विल बी माय पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये है मेरा इक्वेटर, ये है मेरा
इक्वेटर। अब आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेटर का रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑन पोल, है ना। जनरली ऐसा कुछ जो बोला जाता है 21 किलोमीटर इक्वेटर का रेडियस बड़ा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पोल, ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा है। तो इक्वेटोरियल रेडियस अगर बड़ा है तो क्या होगा, जी वहां पर कम हो जाएगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, g इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर, है ना। ये g और a तो एज इट इज, ये r अगर बड़ा है तो g कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ठीक है तो यहां पर इक्वेटर पर g छोटा होगा, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं GE ऑन इक्वेटर इज स्मॉलर देन GE ऑन पोल। समझ में आता है, पोल का रेडियस छोटा तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी increases, ध्यान रखें, increases from इक्वेटर टू पोल। मतलब मेरा एक वेट अगर 50 किलो ऑन द इक्वेटर है तो कुछ 50 किलो से ज्यादा होगा ऑन द पोल, आई एम कॉलिंग इट 50.5 किलोग्राम बड़ा होगा ऑन द पोल पे, मेरा वेट ज्यादा होगा क्योंकि जी वहां पर ज्यादा हो गया है, ठीक है। इज इट क्लियर ना, समझ में आया शेप ऑफ अर्थ वाला पार्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। चलो ध्यान दें, हाँ हमारा शेप ऑफ अर्थ की वजह से ग्रेविटी वाला हो गया था, मतलब जी कैसे चेंज हो रहा है ना, वी विल सी विद कौन सा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी जी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक बात तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो चेंज हो रहा है ना, ये बहुत छोटा चेंज होता है, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे मैंने बताया था ना जी की वैल्यू आपको क्या है 9.81, तो वो पोल पे जाके बढ़ेगी और वो बढ़ेगी भी डेसिमल के आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 यहाँ ले रहे हैं तो वहां पर कुछ पोल पर कुछ अलग रहेंगे, वो बहुत डेसिमल के बाद चेंज आता है, बहुत छोटा चेंज आता है, पर ऑल्दो हमें पता होना चाहिए कि चेंज आता है ना। हाँ तो वही रोटेशन ऑफ अर्थ, ये अर्थ है भैया, ये इक्वेटर हो गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, रोटेशन। अब रोटेशन पे क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर, ठीक है। कुछ अब आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज ऑल्सो ए सर्कल, है ना, ये वाला भी क्या है, सर्कल है। अर्थ का ऐसा ऊपर से काट दे तो एक सर्कल मिलेगा, और दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, ऐसा रोटेशन हो रहा है उसमें, ठीक है ना। तो रोटेट हो रहा है मतलब एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, तो इसके ऊपर इस सर्कल के अबाउट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इस सर्कल के ये दूरी आई एम कॉलिंग इट एज, चलो इसको छोड़ो। अब मुझे क्या पता है, ये यहाँ से एंगल कितना बता रहा है, आई एम कॉलिंग इट एज लैम्डा, और मुझे धरती की रेडियस कितनी पता है, दैट इज आर। तो क्या होगा ना, धरती पे जो फोर्स लगता है वो तो इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो mg ऐसा और एक फोर्स ऐसा बाहर जा रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, वो यहाँ पर कहीं बीच में आएगा, आई एम कॉलिंग दिस इज mg डैश। तो मुझे mg डैश निकालना है, ठीक है। तो mg डैश इज व्हाट, इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ mg और that is fc,
वेक्टर एडिशन है mg और fc का, हाँ या ना? ना, ध्यान दे, mg डैश वेक्टर एडिशन, ये पूरा आप लोग mg डैश mg का स्क्वायर fc का स्क्वायर और 2mg fc cos, एंगल कितना हो जाएगा? ये लेमडा तो ये वाला भी लेमडा और ये हो जाएगा 180 माइनस लेमडा, ठीक है ना? 180 माइनस लेमडा का अंडर रूट 180 माइनस लेमडा का, और एफसी क्या है? एम आर, और ये जो आर है ये क्या हो जाएगा? देख रहे हैं, सपोज इसे मैं आर बोल रहा हूं तो कॉस लेमडा, ये ट्राइंगल है, दिस इज माय ट्राइंगल, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर हो जाएगा आर ई कॉस लेमडा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस लेमडा। इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा ना, इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चों आप लोग तो आपको जो mg डैश मिलेगा वो मिलेगा mg माइनस, वो प्लेस करने के बाद एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट पे जा रहा हूं, ठीक है? नाउ यहाँ पर m से m कैंसल, तो जो g डैश मिला मुझे मिला, मतलब जो g इफेक्टिव होगा वो हो जाएगा आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बहुत रेयरली पूछा जाता है पर भी कभी पूछ लेते हैं, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा कुछ होता है। नाउ लेमडा इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द इक्वेटर, है ना? बी सेंटर से कितना एंगल कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट बना रहा है, ठीक है? तो आर्बिट्ररी पॉइंट बना रहा है, तो देखें ध्यान से, लेमडा ऑन द इक्वेटर कितना हो जाएगा? सपोज ये पॉइंट यहां पर है तो लेमडा 0 हो जाएगा। लेमडा 0 हो गया तो एट इक्वेटर लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो g डैश इक्वल्स टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो इक्वेटर पे कितना हो जाएगा? पोल पे कितना होगा? पोल पर आप ध्यान से देखो, लेमडा 90 डिग्री हो गया, पोल पर क्या हो गया? लेमडा 90 डिग्री हो गया, तो जी डैश कितना हो गया? g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 इज हाउ मच? 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0, ये वाली टर्म 0, तो g डैश इक्वल्स टू g, g डैश इक्वल्स टू g। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, g क्या होता है? पोल पर धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यहां पर सबसे कम, g यहां पर सबसे कम और यहां से इंक्रीजिंग, मतलब g is increasing from equator to the pole, g is increasing from equator to the pole, g is increasing from equator to pole, पोल पर g होगा और यहाँ पर इक्वेटर पे इतना कुछ कम है, माइनस हो रहा है। ओके, डन, थैंक यू। चलिए, अभी हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ वेट, या हमने क्या पढ़ा था? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट, डेप्थ, शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो g बढ़ेगा, g बढ़ेगा, ठीक है? Now, here is our question. If the acceleration due to gravity g is 10 meter per second square at the surface of Earth, जिसका रेडियस गिवन है 6400 किलोमीटर, find the value of g at the height of 1600 kilometer from the 1600 kilometer above the Earth surface.
तो हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं ना। एक फॉर्मूला G इक्वल्स टू GE 1 माइनस 2H बाय RE, है ना। अब आप ये लगाएंगे तो फॉर्मूला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये बोला था कि अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। थोड़ा सा आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो ये 6400 किलोमीटर और ये 1600 किलोमीटर है ना। तो वी विल यूज द एग्जैक्ट फॉर्मूलाज। ये 4 टाइम्स ज्यादा, ऐसा डेटा देख के हमें समझ में आया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, G इक्वल्स टू GE 1 बाय 1 प्लस H बाय RE का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लेस कर रहा हूं वैल्यूज। G क्वेश्चन में बोल रखा है 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस H इज 1600। नाउ वन मोर थिंग, आपको हमेशा फॉर्मूलाज में SI यूनिट में प्लेस करना पड़ेगा। तो SI यूनिट में आप ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर, ऑल्दो यहाँ पे किलोमीटर कैंसिल आउट हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें SI यूनिट में प्लेस करना पड़ेगा, विच मीन्स इन मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/4 इज 5/4, है ना। 5 4 ऊपर गया, 5 नीचे रहा, तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। 25 ओके, हाँ, तो 1 प्लस 1/4, 4 इधर आया, 4 प्लस 1 5, 5/4, 5 का स्क्वायर 125, ऊपर गया 16, ये बचा 2, ये बचा 5, 2 into 16 is 32/5। This will be my answer. Okay, ठीक है। Now moving on to the next question. 10 लेना, हाँ ओके, 1 प्लस H बाय RE, H 1600, ये 64, that is 4 times 4 प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 into 16, correct, 32/5। Now moving on to the our next question. The moon's radius is 1/4। मून की रेडियस जो है कितनी है, 1/4 that of the earth, and mass is 1/80 times that of earth. If G represents the acceleration on the surface, acceleration due to gravity on the surface of earth, find the acceleration due to gravity on the moon. मून पर निकालना है, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ G मुझे फाइंड आउट करना है, ये बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, प्लेस कर रहा हूं मैं। मून की रेडियस, पहले तो जो कंपैरिजन दे रखा है वो लिख लेते हैं। मून की रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, पहला। दूसरा क्या गिवन है, मास, and mass is 1/80 times that of earth. तो mass of moon is 1/80 times of mass of earth, ठीक है। now G का जो जनरल फॉर्मूला होता है that is G equals to Gm by R square। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं, this will be for earth, ओके, ये जनरल फॉर्मूले ना। उसके बाद Gm क्या हो जाएगा, G मास ऑफ मून, मास ऑफ मून छोटा, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का
स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब mm की वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, वो हो जाएगा 1/80, 1/80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, और दूसरा 1 बाय रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है ना। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, आप रेसिप्रोकल लेके इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 16, 4 का स्क्वायर 16 बाय 80 GME अपॉन RE का स्क्वायर, GME अपॉन RE का स्क्वायर। और G क्या है, दैट इज इक्वल्स टू G इज माय ये वाला GE हमारा, G रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो GM हो जाएगा मेरा, ये होता है 16 5 80, ये 5 टाइम्स, वो ये हो जाएगा G। तो G/5 विल बी माय आंसर, G/5 विल बी माय आंसर। बहुत ही आसान, इज इट क्लियर, समझ में आया। 2 क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन दिस क्वेश्चन पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल रीड gravitational field intensity, okay। Okay, here is our next topic, that is gravitational field, that is gravitational before that अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कुछ कैपिटल हो गए, कुछ स्मॉल हो गए, फॉरगेट दैट, ठीक है। तो हाँ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने ऐसा बोला था कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। तो हम वो सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इट इज ए स्पेस अराउंड अराउंड ए यूनिफॉर्म, और सिर्फ अराउंड ए मास में बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अराउंड ए यूनिफॉर्म मास वेयर ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू दैट मास can be experienced। अरे जैसे वो आपने मैग्नेटिक फील्ड तो देखा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ऐसा वो चक्कर बना लेता है, तो वैसे यहाँ पर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों छोटी चीज़ों के लिए एक बहुत छोटा फोर्स होता है, ठीक है। इसलिए ये मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं अट्रैक्ट नहीं हो रही, मेरे पास बहुत सारे मासेस पड़े हैं, मैं उस पर फोर्स भी लगा रहा हूँ, पर वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बहुत छोटा सा अट्रैक्शन है वो, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, सपोज एक मैं पॉइंट मास ले रहा हूँ जिसका मास है m, तो इसके लिए क्या होगा, एक पॉइंट मास है जिसका मास m, तो इसके लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो सर्कल्स बना रखे हैं मैंने, यहाँ पर इस पूरे सर्कल पर ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही होगा, इस वाले पूरे सर्कल में ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही होगा। और आप अगर ढंग से विजुअलाइज करोगे, एक पॉइंट मास यूनिफॉर्म ऐसा स्पेस में रखा हुआ है, तो ठीक है, एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर बनेगा ऐसा, तो पूरा स्फेरिकल पे एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ठीक है, फ्रॉम सेंटर से मेजर। पॉइंट मास के लिए ये हो गया। अगर कोई रॉड हो गई, तो रॉड के लिए कैसा होगा, कोई रॉड है, ये रॉड के लिए ऐसा कुछ सर्कुलर ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा, रॉड के ऊपर ऐसा बहुत सारा। एक शीट हो गया, शीट के लिए कैसा बनेगा, ऐसा प्लैनर बन जाएगा, तो ऐसा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना। बहुत आसान सी बात थी ग्रेविटेशनल फील्ड।
अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट टॉपिक इज माय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो फील्ड है, वो कितनी है वो कौन बताएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इट इज डिफाइंड as a gravitational force experienced by a unit mass at a point provided unit mass does not affect gravitational field of that mass। क्या बोला है मैंने? तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास एट ए पॉइंट। कहां पर डिफाइन करी जाती है? किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करी जाती है, प्रोवाइडेड। अब वो यूनिट मास जो लिया ना, उसकी वजह से कोई क्या होना चाहिए? कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में होता है क्या? अगर मैं देखूं ये है, दो पॉइंट मासेस ले लिए हैं, ठीक है, तो अब इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा। अब क्या हो गया यहाँ पर? कोई भी मास अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो उस यूनिट मास की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होना चाहिए। बस इतना सा बोला है इन्होंने, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला। अब इसे I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, E से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। अब क्या होगा? फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। व्हाट इज दिस? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। F/m क्या होता है? न्यूटन पर केजी। F/m क्या होता है? न्यूटन पर केजी इनवर्स। इस क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट, ठीक है ना। आप चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम वन बाय वन क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं मैं। पहले किसी सॉलिड मास के लिए निकालते हैं, सॉलिड स्फेरिकल मास के लिए निकाल लेते हैं, फिर रिंग के लिए निकाल लेंगे। ऐसे वन बाय वन निकाल लेंगे। एक दो मैं बता दूंगा, फिर बाकी के रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। किसी भी जनरल बुक आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे, ओके। चलो ध्यान दें। किसके लिए डिफाइन कर ले? पहले चलो रिंग के लिए डिफाइन कर लेते हैं। एक यूनिफॉर्म एम मास की रिंग है, यूनिफॉर्म एम मास की रिंग है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया, इसका टोटल मास कितना है? एम है, टोटल मास इज एम। इस रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर? इस रिंग के सेंटर से r दूरी पर मैं क्या डिफाइन करना है मुझे? इस पॉइंट P पर इस रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, ठीक है ना। क्या क्या गिवन है हमें? ये इसका रेडियस
कितना है रिंग का, ऐसा रिंग है ना पूरा, इस रिंग के सेंटर से यहाँ वाले P वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना। अब मैं देखूंगा ध्यान से, तो एक यूनिफॉर्म मास से बनी हुई है ना, तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं। एक वो ब्रेक इसलिए कर रहा हूं बच्चों, आप देखेंगे अगर ये वाला सबसे नीचे वाला बॉटम मोस्ट पॉइंट ये लेता हूं, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, इधर की तरफ आते हुए, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, आते हुए होगी। इस अपर वाले पॉइंट के लिए इधर जाते हुए होगी, हाँ या ना। तो सबके लिए डायरेक्शन हर एक छोटे छोटे पॉइंट मास के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग हो रही है, इसलिए मैं एक पॉइंट मास कंसीडर करूंगा, एक छोटा मास कंसीडर करूंगा और उसे पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना। देखो पॉइंट बी पर ये ऐसा कुछ होगा, पॉइंट बी पर निकाल रहा हूं ना, ध्यान दे, इफ दिस इज द एंगल थीटा, थीटा एंगल दे दिया है ना। आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है वो इन दिस डायरेक्शन आ रही है, नेट जो क्या आ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है। अब मैं इसे अलग अलग दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, ये वाला हो जाएगा DE साइन थीटा, ये वाला हो जाएगा DE कॉस थीटा, है ना, DE साइन थीटा, DE कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा, इसको सिर्फ रिंग समझे ना, डिस्क ना समझे, एक रिंग है, तो ये वाला पॉइंट लिया, इसकी वजह से अट्रैक्ट हुआ, नीचे वाले की वजह से ऐसा गया। देखो नीचे वाले की वजह से क्या होगा, नीचे वाले की वजह से भी ऐसा जाएगा, ये भी एंगल डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट है तो एंगल थीटा ही बनेगा, है ना। तो आप जब उसे डिवाइड करोगे तो अगेन उसका जो वर्टिकल वाला एलिमेंट DE sin थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला एलिमेंट ऐसा DE cos थीटा हो जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो DE sin थीटा वाला जितना भी कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ है ना। ये ऐसा, अब इसके इधर वाले पॉइंट से देखूंगा तो वो भी ऐसा वर्टिकल बाहर आएगा, इधर जाएगा, तो ऐसे DE sin थीटा वाले सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। विजुअलाइज करें अच्छे से, ठीक है। जो भी ऐड होगा वो कौन सा होगा, DE का cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होगा ना। DE के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, अच्छा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या बताया था मैंने, E equals to F/m। अब आप ध्यान देंगे E equals to F/m और F तो मेरा होता है Gmm/r², तो यहाँ प्लेस कर रहा हूँ E क्या हो जाएगा Gm/r², ये जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना। तो जनरल फॉर्मूले को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, G किसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, एक छोटे से मास dm के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, छोटे से मास dm के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, तो G dm बाय दूरी कितनी है, ये r है, ये r, तो दिस विल बी, आई एम कॉलिंग इट x, या फिर आप इसे समझ लो ये हाइपोटेनियस है ना, तो अंडर रूट ऑफ r² प्लस x² का स्क्वायर, अंडर रूट r² प्लस x² का स्क्वायर, और कौन सा वाला एलिमेंट काउंट होगा, सिर्फ cos थीटा वाला एलिमेंट काउंट होगा, cos थीटा वाला एलिमेंट काउंट होगा, है ना। ना अब क्या करें, सिंपल सा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, g कांस्टेंट है, ये दूरी कांस्टेंट है, cos थीटा ये एंगल भी कांस्टेंट है, हाँ या ना। तो सबको बाहर लिया, अंदर रहेगा सिर्फ dm, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dm, g कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ r² प्लस x² की पावर 2 cos थीटा इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dm।
अब एक इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dm को पूरे रिंग के लिए, तो छोटे से का मास है m, पूरी रिंग के लिए अगर 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा m, टोटल मास तो m है, ठीक है। तो टोटल मास हो गया m, तो मेरे पास E इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, E स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो Gm अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 2 cos थीटा। ना आप ध्यान से देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, बेस कितना है दिस r, हाइपोटेनियस क्या अंडर रूट ऑफ r अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। देन ओवरऑल फॉर्मूला इज कमिंग टू बी GMR 2 और पावर 1 by 2 plus 1 by 2 is 3 by 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 by 2, ठीक है। 2 plus 1 by 2 की पावर 3 by 2, दिस विल बी माय नेट gravitational field for the ring। r स्क्वायर प्लस x नहीं आएगा, हर जगह x तो कुछ डिफाइन करा ही नहीं था, r और स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। ओके डन। अरे वो बस x मैंने लिख दिया था गलती से, वो सही करा, ठीक है। तो E मिल गया मुझे ना। अगर ये r, इफ r इक्वल्स टू 0, इफ r इक्वल्स टू 0, तो कहां पर आ गया मैं, सेंटर ऑफ द रिंग पर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया 0 हो गया, हाँ या ना। Gm इंटू 0, Gm इंटू 0 विल बी नेट विल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके now देखें, now our next part, what is our next part, बी वाला एक सॉलिड स्फीयर के लिए मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर लिया है, सॉलिड स्फीयर लिया है, ये रहा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस पूरे का मास, इसका रेडियस r, इस पूरे का मास m, इस पूरे का मास इज माय m। नाउ 3 अलग अलग जगह डिफाइन कर रहा हूँ मैं। पहले तो क्या डिफाइन करूँगा, केस 1, जब r इज लेस देन r, मतलब कहां पर आ गया हूं मैं, अंदर आ गया हूं, r इज लेस देन r वाले पार्ट पर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो r इज लेस देन r क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला वही, जनरल फॉर्मूला तो ये रहा Gm बाय r स्क्वायर। ना अब मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी इस जगह पर, वो किसकी वजह से लगेगी, सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाले मास की वजह से लगेगी, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले मास की वजह से लगेगी। तो क्या होगा, अंदर वाला मास कैसे निकालूं, वहां पर भी निकाला था मैंने जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे थे हम लोग, ड्यू टू द डेप्थ, वैसे ही कर रहा हूं। तो पूरे का मास, एक डेंसिटी क्या होता है रो, मास बाय पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। किसका मास चाहिए मुझे, सिर्फ अंदर वाले का मास चाहिए, उसको मैं बोल रहा हूँ m डैश। m डैश क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से m डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, m डैश की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एम डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल। तो मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है जी एम आर क्यू बाय आर क्यू इंटू दूरी कितनी है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया मुझे, ये कैंसिल हो जाएगा स्मॉल आर से, जी एम आर बाय आर क्यू। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर विल बी दिस। ठीक है, कुछ नहीं करा है, बहुत आसान से स्टेप्स फॉलो करे हैं ना। केस 2 क्या हो जाएगा, जब r इक्वल्स टू आर होगा, जब r इक्वल्स टू आर होगा तब क्या होगा, पूरा मास काउंट होगा, पूरा मास काउंट होगा तो जी एम बाय आर स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, जब कहां पूछ रहा हूं, केस 3, केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा जी, अब भार तो जो लगेगा पूरे मास पर लगेगा है ना, भार जो लगेगा वो क्या होगा, पूरे मास पर लगेगा। और पूरे मास की दूरी में अगर बोल रहा हूं आर है, पूरे मास की दूरी अगर मैं बोल रहा हूं आर है, तो क्या हो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। जितनी दूरी है सेंटर से उतनी दूरी प्लेस कर दूंगा, सिंपल सा आसान। ठीक है, रिंग के लिए निकाल लिया मैंने, सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल लिया। नाउ एक जनरल रिजल्ट लिखा रहा हूं मैं आपको फॉर द शेल, शेल के लिए मैं आपको जनरल रिजल्ट दिखा रहा हूं। स्फेरिकल थिन शेल, उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब देखो शेल है मतलब अंदर कुछ मास नहीं है। अब इसके लिए भी अलग अलग केसेस आएंगे। केस 1 जब r इज लेस देन r, मतलब कहीं अंदर में निकाल रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, कितनी दूरी पर, r दूरी पर निकाल रहा हूं, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। ठीक है, अब जब अंदर कुछ मास है ही नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा, तो जब मास है नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो इक्वल्स टू 0। केस 2 क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस r इक्वल्स टू r। अब r इक्वल्स टू r पर जब जैसे ही मैं आया जस्ट यहां पर, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पूरा मास आ गया है ना। जब r इक्वल्स टू r पर मैं आ गया मतलब इस वाले पॉइंट पर आ गया, इस वाले पॉइंट पर आ गया मतलब मुझे पूरे मास की वजह से क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा फॉर दिस, जी एम बाय आर स्क्वायर। केस 3 क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, हलवा एकदम। क्या हो जाएगा, जब बाहर से गया तो वही जी एम बाय आर स्क्वायर, कितने बाहर हूं, एट द डिस्टेंस आर बाहर हूं। अब r पे आ गया तो क्या हो जाएगा, वो वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह जोड़ देंगे। और किसी दो चीज़ों के लिए निकाल रहे हैं तो उन्हें दो को ऐड कर देंगे, जहाँ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दें।
क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। क्या ले रहा हूं मैं, एक स्फीयर कंसीडर करा है, एक स्फीयर कंसीडर करा है जिसका रेडियस कितना है a, जिसका रेडियस कितना है a। एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करा है, थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करा है जिसका रेडियस कितना है 2a। इसका भी मास कितना है m। सॉलिड स्फीयर का मास भी m, थिन स्फेरिकल शेल का मास भी m। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मास m, थिन स्फेरिकल शेल मास m। दोनों का मास कितना है m ना। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, कहां का निकालना है, यहां पर और यहां पर, पॉइंट A पर और पॉइंट B पर। तो A इज एट 3a/2 डिस्टेंस पर एंड पॉइंट B जो है वो कहां पर है 5a/2 पर। आप चाहो तो a/2 पर भी निकाल सकते हो, a/2 पे निकालोगे तो अंदर पहुंच गए, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। चलो अभी 3a/2 पर निकालते हैं। तो 3a/2 पर ग्रेविटेशनल फील्ड जब यहां पर मैं, तो सिर्फ किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, फॉर्मूलाज देखें अभी जो लिखवाए हैं, फॉर्मूलाज देखें, ठीक है। तो यहां पर हूं मैं, तो सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर की वजह से मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड मिलने वाला है, क्योंकि थिन स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं भी जाता हूं उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर वो क्या होता था, फॉर्मूला gm/r²। gm यहाँ पर r कितना है 3a/2, 3a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिलता है gm/3a का स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 9a²। तो 4/9 gm/a², बहुत ही आसान। 3a/2 पर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जो होगा पहला वाला पार्ट सॉलिड स्फीयर की वजह से ये रहा, ठीक है, और स्फेरिकल शेल की वजह से क्या हो जाएगा 0, स्फेरिकल शेल की वजह से 0। रीजन लिख लेना यहाँ पर, इनसाइड है, ए वाला पॉइंट कैसा है, इट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। नाउ पॉइंट B पर निकाल रहा हूं, पॉइंट B पर निकाल रहा हूं। सॉलिड स्फीयर के लिए पहले निकाल लेता हूं। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, gm बाय दूरी कितनी 5a/2 का होल स्क्वायर, 5a/2 का होल स्क्वायर क्या आया gm 425a²। एक तो ये रहा, ठीक है ना। B पॉइंट पर अब ये थिन स्फेरिकल शेल के बाहर आ गया है पॉइंट, तो इसके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान। स्फेरिकल शेल के लिए मास वही है, कैपिटल M, मास दोनों का कितना है कैपिटल M। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया gm बाय दूरी जो होती थी उसका r², तो gm बाय 5a/2 का होल स्क्वायर। ना दोनों का ऐड हो जाएगा तो वही आंसर वही आएगा 4gm/25a²। दोनों ऐड कर लेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा E नेट वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ gm/25a²। बहुत ही आसान, बहुत ही रद्दी सवाल, ठीक है।
नोट करते जाएं साथ साथ में। क्वेश्चन अगला, कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून as 4 into 10 raised to power 8 meter, 4 into 10 raised to power 8 meter at what position, in between the two, gravitational field will be 0, gravitational field will be 0. चलिए ध्यान दें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 4 into 10 raised to power 8, 4 into 10 raised to power 8, और इसके मासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। Mass of Earth is given to me 6 into 10 raised to power 24 किलोग्राम। दूसरा मास ऑफ मून, एग्जैक्ट मासेस है ना, यही मासेस 7.26 into 10 raised to power 22 किलोग्राम। ठीक है, ये मासेस गिवन है। नाउ क्या करना है हमें, नाउ ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा मून, और हमसे ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जगह होगी इन दोनों के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां 0 होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मासेस कंसीडर कर रहा हूं मैं, दो मासेस कंसीडर कर लिए। अब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने सपोज यहां रखा, एक तीसरा मास रखा। ठीक है, अब तीसरा मास रखा तो इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, है ना। अब जो फोर्स होगा वो मास पे भी डिपेंड करेगा और उनके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, हाँ या ना। तो एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये दोनों फोर्सेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जहां फोर्सेस इक्वल होंगे वहां पर भी क्या होगा, वही ग्रेविटेशनल फील्ड भी इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो जाएगी, या फिर ऐसा बोलूं कि 0 हो जाएगी। फोर्स इक्वल हो गए मतलब वहां पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में हमें बात करनी, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ठीक है, दोनों का अगर खींचने वाला फोर्स बराबर हो गया तो एफ नेट 0 हो जाएगा, उसी जगह पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या क्या गिवन है मेरे पास, this distance is given to me, how much, that is 4 into 10 raised to power 8, और masses given है। ठीक है, मैं क्या करूं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, कि इस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा, और ये रहा मेरा अर्थ, ये रहा मेरा मून, ये रहा अर्थ, ये रहा मून। अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 4 into 10 raised to power 8,
माइनस एक्स, बहुत ही बच्चों जैसा। अब क्या करूं, इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड को इक्वेट कर देता हूं, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा, जी धरती का मास डिवाइडेड बाय दूरी, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी मून का मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज 4 × 10⁸ माइनस एक्स। बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। जी से जी कैंसल आउट हो गया, जी से जी कैंसल आउट हो गया। नाउ मासेस प्लेस कर रहा हूं, अर्थ का कितना गिवन है, 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ मून इज गिवन टू यू 7.26 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁸ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसल हुआ, ये मिला मुझे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁻ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 7.26, ठीक है। नाउ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x/4 × 10⁸ माइनस बाय x डिवाइडेड बाय ये। फिर आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी दैट विल कम अराउंड 3.6 × 10⁸ मीटर। सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आसान। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट मिलने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाला पार्ट खत्म। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस हमें क्या करना है, प्रॉपरली फॉर्मूला को प्लेस करना है, ठीक है। अगर कोई इंटीग्रेबल पार्ट आता है तो छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें, फिर उसे इंटीग्रेट करें, ठीक है। नहीं तो मुझे जनरल फॉर्मूले ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। वो कोई टफ नहीं है, सिमिलर है लगभग लगभग, ओके।